स्वागत आप सभी का एचडी क्लासेस के चैनल में। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में आज हमारा होगा सेट नंबर पहला, जो कि यूपी लेखपाल और लोअर पीसीएस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारा जो 20 सेट है वह इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर होता है। अगर हम टोटल 400 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन बनता होगा। बहुत फंडामेंटल कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बहुत आराम से यहाँ पे आप 10 में 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट है, बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। करा जो पर्यावरण होता है वह एक अविभाज्य समिष्ट होता है तथा भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से पर्यावरण की रचना होती है। सेकंड करा कि देखो जो पर्यावरण होता है इसमें सांस्कृतिक तत्व मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। अब आपसे कह रहा है कि आप दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका दोनों के दोनों सही हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखिए सामान्यतः आप जानते हैं इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये परिभाषा दिया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था 1986 में, और वहां पे इन्वायरमेंट की परिभाषा बताई गई थी। क्या परिभाषा बताई गई थी, इसमें बताया गया कि जो पर्यावरण होता है वो किसी जीव का मतलब मानव भी हो सकता है, जीव जंतु पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, उनके चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। कहने का मतलब अगर कोई जीव है तो उसके चारों तरफ की जितनी भी भौतिक और जैविक दशाएं हैं और उनके साथ जो ये जो बीच का रिलेशन है वही हमारा इन्वायरमेंट कहलाएगा। समझेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है। कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण कोई एक पार्टिकुलर चीज या वस्तु नहीं होता है, बल्कि यह भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्व से मिलकर के बना हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि इनको हम अलग अलग करके समझेंगे, नहीं, यह एक अविभाज्य समिष्ट होता है, ध्यान रखेंगे, जो कि तीनों चीजों से मिलकर के बनेगा। ठीक है, देखिए सेकंड कह रहा है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है जिसकी रचना होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पर्यावरण किससे मिलकर बना होता है, भौतिक तंत्र से तो बना होगा, जैविक तंत्र नहीं होगा, भौतिक जैविक दोनों होगा, लेकिन बेहतर आंसर कौन सा होगा, बेहतर आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण में भौतिक तत्व भी होंगे, जैविक तत्व भी होंगे और सांस्कृतिक तत्व भी शामिल होते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व आप जानते हैं ये मानव ने बनाया था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरीकों से सांस्कृतिक तत्व का निर्माण मानव के द्वारा किया गया। जैविक तत्व में आप देखेंगे तो इसमें मानव भी शामिल है और इसके साथ जो जीव हैं वो भी शामिल हैं और इसके साथ जो पादप होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। भौतिक तत्व में आप देखेंगे तो जितना भी मंडल है, जैसे आप देखेंगे स्थल मंडल, वायुमंडल, मतलब जिसमें थोड़ा सा जीवन वन नहीं पाया जाता, जल मंडल हो गया है ना, वो सब भौतिक तत्व में आ जाते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, एक एनवायरमेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान रखना, पेपर में कोड करके पूछेगा फिर वहां पछताना पड़ेगा बाद में, है ना। देखो यार, इन्वायरमेंट क्या होता है, वो तीन चीज से मिलकर के बना होता है, हम लोग देख लिए। पर्यावरण के तंत्र में भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्व सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में एक दूसरे से क्या होते हैं, संबद्ध होते ही होते हैं। कहने का मतलब जो पर्यावरण की ये तीनों तत्व है ना, भौतिक तत्व, जैविक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध रहेंगे, चाहे जिस तरीके से। भौतिक तत्व में आप देखेंगे तो स्थान आ जाता है, स्थल रूप आ जाते हैं, जलीय भाग आ जाएगा, जलवायु आ जाएगा, मृदा आ जाएगा, सेल आ जाएंगे, खनिज आ जाएंगे, ये सब भौतिक तत्व में शामिल है। जैविक तत्व में आप देखेंगे तो पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, यहाँ तक कि मानव हमारा जैविक तत्व का पार्ट है, यानी बायोटिक कंपोनेंट है, ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक तत्व की यानी कल्चरल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें मानव निर्मित जैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये इसमें शामिल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ऐसे करके आपसे पूछेगा। तो बताइए पर्यावरण का क्या मतलब है। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशु, प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है वही पर्यावरण कहलाते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए आप इसमें भौतिक तत्व आ गया, जैविक तत्व भी आ गया साथी, है ना, और प्राकृतिक दुनिया जितने भी सांस्कृतिक तत्व हैं वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। बिल्कुल सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है वो भी पर्यावरण है, जाहिर सी बात है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्व की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होता है वो भी पर्यावरण है। तो आप कहोगे हाँ सर ये तीनों स्टेटमेंट हमारे पर्यावरण की परिभाषा को ही फॉलो करते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए पर्यावरण क्या था, हम लोगों ने बार बार देखा कि हम जीवधारी और वनस्पति के चारों ओर जो भी आवरण है, जो भी हमें घेरे हुए हैं, वो सभी के सभी इन्वायरमेंट कहलाते हैं। भूमि भौतिक आप जानते हैं, जल वायु ये सब आप जानते हैं भौतिक तत्व हो जाएंगे। यहीं पर पौधे और पशु ये आप जानते हैं जैविक तत्व। प्राकृतिक दुनिया में सारे लोग आ जाते हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाएंगे। पर्यावरण उस संपूर्ण दशा का योग होता है जो किसी व्यक्ति को एक बिंदु पर घेरे हुए रहता है। पर्यावरण भौतिक, जड़ के और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित होता है। कोई डाउट नहीं है ना? ये सब परिभाषाएं से घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो प्लीज आप बता देना। सवाल करा कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का जैविक संगठन में शामिल नहीं है? अब तो आप बता दीजिए इसका जवाब क्या होगा। पादप शामिल है क्या जैविक में? तो आप बोलोगे हाँ सब शामिल है। मनुष्य समेत जंतु शामिल है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। सूक्ष्म जीव शामिल है हाँ, लेकिन सौरिक ऊर्जा ये शामिल है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि हमसे पूछा कौन शामिल नहीं है। क्योंकि आपने देखा जैविक तत्व में पादप शामिल था, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल शामिल है। फिर आप कहोगे सर मनुष्य के समेत जंतु ये भी शामिल है, हाँ सर। सूक्ष्म जीव भी शामिल है, लेकिन सौरिक ऊर्जा संगठक ये शामिल नहीं है। इस कार्य से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पर्यावरण के कंपोनेंट को ऐसे 3 पार्ट में बांटा गया है। भौतिक जिसे हम अजैविक भी बोलते हैं, जैविक यानी बायोटिक बोलते हैं, ऊर्जा संगठक बोलते हैं। 3 तरह के संगठक हैं। भौतिक या जैविक संगठक में आप देखेंगे जितने भी स्थल होते हैं, ठीक है, स्थल मंडल हो गए, चाहे पर्वतीय भाग हो गया, पहाड़ तंत्र हो गया या पठार तंत्र हो गया, स्थल मतलब सारे लोग, वायु तंत्र जितने भी हैं, जल तंत्र जितने भी हैं, यहाँ तक कि सागर, महासागर, हिमनद, पानी, नाली, नाला, गलहस, सब कुछ भाई है ना, ये सभी भौतिक या अजैविक संगठक कहलाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे घुमा फिरा के जल तंत्र में कहीं दे देगा, पोखरा दे देगा, तालाब दे देगा, महासागर दे देगा, कंफ्यूज मत बनना, जल में सारे लोग आ जाएंगे है ना। स्थल में जैसे दे देगा पठार, पर्वत, समझ रहे हैं, रेगिस्तान, तो भाई वो सब स्थल है। ठीक है, जैविक संगठन में क्या आता है? पादप आ जाएगा, मनुष्य समेत जंतु संगठक, सूक्ष्म जीव संगठक, ये लोग आ जाएंगे। ऊर्जा में 2 तरह की ऊर्जा, एक तो आपका सौरिक ऊर्जा और एक भूतापीय ऊर्जा। सौरिक ऊर्जा आप जानते हैं, ये पूरे सौर ऊर्जा आप समझते हैं, सबको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं भाई, है कि नहीं है? तो इस तरह से आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्लीज आप इसे ध्यान रखना, इसे भूलना नहीं है साहब। अगला, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के भौतिक या अजैविक पर्यावरण में शामिल नहीं है? भौतिक पर्यावरण में नहीं शामिल है। मरुस्थल शामिल है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। तालाब शामिल है? बोलोगे हाँ सर शामिल है, समझ में आ रहा। स्थल है, पर्वत शामिल है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा ये सौरिक ऊर्जा का पार्ट है ना, ये ऊर्जा तंत्र का पार्ट है ना, ऊर्जा संगठक का। आप लोग हाँ सर ये ऊर्जा संगठक में आता है, ये ऊर्जा संगठक का पार्ट है। इस कार्ड से जवाब कौन सा? बी हो जाएगा राइट आंसर। समझे बात को? भौतिक पर्यावरण को हम 3 पार्ट में बांटे, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। स्थल मंडल जैसे पर्वत आ गया, मैदान आ गया, मरुस्थल आ गया, पठार आ गया, ये सब कुछ। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सब। जल मंडल में किंदर आप हिमनद, झील, नदी, तालाब, समुद्र, ये सब देखेंगे, ये सब कुछ इसके अंदर आता है और ये सारे के सारे भौतिक पर्यावरण के पार्ट हैं। क्लियर है ये बात? अगला, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्ग का अंश नहीं है? देखो पर्यावरण को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, भौतिक, सांस्कृतिक और जैविक। ये परिचालन पर्यावरण क्या होता है? तो भाई ये यहाँ पे नहीं होगा। अब तो आप लोग जवाब दीजिए, धड़ाधड़ उड़ा दीजिए ऐसे सवाल को, है ना। मनुष्य पर्यावरण के जैविक संगठक का अभिन्न अंग होता है, जाहिर सी बात है भाई। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? आपको याद होगा पहले स्टार्टिंग मनुष्य क्या था? आप बोलोगे सर खाद्य संग्राहक। अब बताना मुझे ये बात सही है कि नहीं। आप देखेंगे आदिकाल में जब पाषाण काल था तो उसमें मनुष्य क्या करता था? भोजन इकट्ठा करता था। तो भोजन इकट्ठा करने के साथ साथ धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मनुष्य क्या हो गया? आखेटक हो गया, शिकारी बन गया, शिकार करने लगा। तो शिकार करने के साथ साथ जानवरों को मारने लगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान करने लगा पर्यावरण का, है ना। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया साथी। और इस समय आप जानते हैं किसका जमाना आ गया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और भी हाल ही में आप देखेंगे सहदेव वन और अरावली पर्वत को लेकर के पूरा भारत इकट्ठा हो गया था। क्यों? क्योंकि मानव ने आर्थिक विकास के लिए, आप देखोगे मानव ने आर्थिक विकास के लिए क्या किया? कहोगे सर आर्थिक विकास के लिए मानव ने पर्यावरण को विध्वंस करना स्टार्ट कर दिया। कालांतर में आप देखोगे आर्थिक विकास के लिए हम पर्यावरण का विध्वंस करने लगे। इसीलिए क्या हुआ ना कि मानव पर्यावरण का विध्वंसक है। इस समय का मानव ना, उसे हम विध्वंसक बोलते हैं।
अपनी जरूरतों के लिए ना वो पर्यावरण को जय हिंद जय भारत कर रहा है, ठीक है। लेकिन मानव ने क्या किया, समय के अनुसार धीरे धीरे अपना खुद का नई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अपना खुद का एक नया पर्यावरण टाइप का बना लिया, जिसे हम कल्चरल इन्वायरमेंट कहते हैं। और इस कल्चरल इन्वायरमेंट में उसका इकोनॉमी भी शामिल है, आर्थिक विकास शामिल है, सामाजिक विकास शामिल है, राजनीतिक नीतियां शामिल है, वो सब कुछ। तो इस तरह का पर्यावरण हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण का पार्ट होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी औद्योगिकरण के काल में मानव को पर्यावरण का क्या बोल दिया गया है, विध्वंसक बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने यानी औद्योगिकरण ने मानव को पर्यावरण का विध्वंसकर्ता बना दिया है। आजकल हम पानी ऐसी जगह उड़ेलते हैं जहां जरूरत नहीं है, बल्कि वृक्षों पर पानी उड़ेलना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। तो यही हमारी ये साथी विध्वंसन करता है, हम लोग बन चुके हैं इस समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान का मानव कैसा है, प्रकृति प्रेमी है, विध्वंसक विध्वंसक है। चलिए अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली बात तो पूरा नाम याद रखना, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। इसके द्वारा सतत विकास या धारणीय विकास शब्द को परिभाषित किया गया था। यहां से सवाल आपके पेपर में आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले 1987 में 1987 में एक संस्थान है जिसका नाम है WCED। ये पॉइंट याद रखना, WCED। इसने पहली बार क्या करना है, ध्यान रखना, सवाल को ध्यान रखना है, सर्वप्रथम एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम था सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपसे सवाल क्या पूछेगा, सतत विकास शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया, आपका जवाब होगा क्या, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कब किया गया सतत विकास का पहली बार प्रयोग, आपका जवाब होगा 1987। 1987, इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा। कैसे किया इसने, क्या किया, जरा सा समझिएगा, देखिएगा। कहानी ये हुआ, इससे भी पहले आप देखेंगे तो परिभाषित क्या, देखिए परिभाषित क्या यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रयोग तो पहले भी किया जा चुका, लेकिन परिभाषित क्या हुआ आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। देखिए हुआ क्या, पूरी कहानी समझते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या था साथी कि सबसे पहले IUCN के द्वारा, IUCN समझिएगा ध्यान, इसने एक रिपोर्ट जारी किया था, जिस रिपोर्ट का नाम है विश्व संरक्षण रणनीति। विश्व संरक्षण रणनीति, संरक्षण रणनीति। और इस रिपोर्ट में पहली बार याद रखेंगे इसने प्रयोग किया था अस्थायी विकास शब्द का। तो इस नीति में क्या क्या इस्तेमाल किया गया, इसे ध्यान रखेंगे। इस नीति में मतलब इस रिपोर्ट के अंदर इसने सबसे पहले जो शब्द प्रयोग किया वह कहा जा सकता है सतत शब्द का प्रयोग या निर्वहनीय शब्द का प्रयोग, या कहा जा सकता है अस्थायी विकास। अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग इसके द्वारा किया गया, IUCN के द्वारा। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम था साथी विश्व संरक्षण रिपोर्ट या रणनीति, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, विश्व संरक्षण रणनीति का संबंध IUCN से है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देखेंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि सबसे पहले जो ये विश्व संरक्षण रणनीति है वो IUCN ने जारी किया, ठीक है। 1972 में 1972 में ध्यान रखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है, 1972 में, 1972 में, ठीक है। और ये कोई नॉर्मल सम्मेलन नहीं था, याद रखेंगे ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन था, मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन। थोड़ा सा समझिएगा, अभी आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन कौन सा है, स्टॉकहोम सम्मेलन। कब हुआ, 1972 में, 1972 में हुआ साथी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि विकास और पर्यावरण को एक साथ जोड़ा गया। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन में इसमें डेवलपमेंट को, विकास मतलब आर्थिक विकास, और पर्यावरण को एक साथ जोड़ा गया। कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके करना है। यानी ऐसे समझिएगा कि इस सम्मेलन के दौरान
सतत विकास की अवधारणा को मान्यता मिली। ये दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास अवधारणा अवधारणा को मान्यता। तो अगर आपसे पूछे कि सतत विकास अवधारणा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को मान्यता कब मिलता है, तो आप बताना स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब सुनना, इसके बाद साथी कुछ ही समय के बाद इसके 587 में 1987 में 1987 के में एक और रिपोर्ट जारी किया जाता है WCED के द्वारा। कब? 1987 में। और उस रिपोर्ट का नाम है साथी ब्रटलैंड रिपोर्ट। इसे नोट करिएगा, ब्रटलैंड रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन किया? WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और इस ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित किया गया। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, परिभाषित किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि सतत विकास शब्द को या फिर धारणीय विकास शब्द को कब परिभाषित किया गया, तो आपका जवाब होगा 1987, 1987। क्या ये बात समझ में आ गई ना? अभी एक्सप्लेनेशन में कुछ लिखा होगा, जरूर देखिए। यहाँ लिखा है भाई, IUCN जिसे हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था, इसका नाम था विश्व संरक्षण रणनीति। और इसमें पहली बार सतत, निर्वहनी, निरंतर या अस्थायी विकास शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। आगे चल के 1987 में WCED के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी किया गया साथी, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ये भी रिपोर्ट डायरेक्ट पेपर में आता है साहब। और इस रिपोर्ट में सतत विकास या धारणीय विकास शब्द को परिभाषित किया गया। ध्यान रखेंगे, आवर कॉमन फ्यूचर जो ये रिपोर्ट ही था, इस रिपोर्ट को हम ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। क्यों ब्रटलैंड रिपोर्ट कहते हैं? क्योंकि जिस समिति ने, यानी UN के जिस समिति ने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट बनाया था, वो थे ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड। इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी थी और इन्होंने ही आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट दिया। इस वजह से इसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब पॉइंट आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। बात तो सही है। अभी क्या है सतत विकास, आपको परिभाषा बताते हैं। सेकंड कह रहा है कि देखो, सतत विकास से मतलब है ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी कर दे। जैसे, समझिए मेरी बात को, अभी इस समय क्या भारत में चल रहा है? LPG का क्राइसिस चल रहा है, ठीक है कि नहीं है? LPG गैस की दिक्कत चल रही है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से खाड़ी देशों पर इस पर निर्भर हैं, ठीक है। आप कल्पना करिए कि धुआंधार आप LPG का प्रयोग करिए, खूब प्रयोग करिए, और ऐसा एक समय आ जाए जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, जो हमारे बाल बच्चे होने वाले हैं, ठीक है, उनको LPG मिले ही ना, तो हम लोग के लिए कितना नरक है, उन लोग के लिए कितना नरक हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि यार देखो, हमें आर्थिक विकास ऐसे करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है, यानी आर्थिक विकास कहता है कि देखो यार, विकास ऐसा करो ना कि जो वर्तमान की, जैसे इस समय लोग हैं, इनकी आवश्यकता पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो भावी पीढ़ी है बेचारे, वो लोग परेशान हो। नहीं, उनको प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा किया जाए। कहने का मतलब कि LPG पर पूरी तरह से निर्भरता को कम किया जाए और सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। सौर ऊर्जा का अब हम लोग इस समय अब डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगा। आने वाले समय में सरकार इस पर काम करेगी, देखिएगा, ताकि खाना वगैरह भी हम सोलर एनर्जी से बना सकें, ठीक है। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो यही हमारा सतत विकास कहता है कि सतत विकास ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी कर दे। यानी जो हमारी भावी पीढ़ी है उनको भी कुछ मिलता रहे और वर्तमान के जो लोग हैं उनकी भी आवश्यकता पूरी हो जाए। ऐसे हमें विकास करनी है, ऐसे विकास को हमें ध्यान देना है। तो जाहिर सी बात है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है।
क्या बात समझ में आ गई आपको, दिमाग में चल गई ये बात? तो पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए धाड़ी विकास या सतत विकास क्या है परिभाषा। तो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के अनुसार धाड़ी विकास अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही सतत विकास है कि नहीं है, कि इसमें आर्थिक विकास भी रहे और पर्यावरण सुरक्षित भी रहे। सेकंड कह रहा कि धाड़ी विकास में संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। स्पष्ट है कि सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सब कुछ आपसे परिभाषा में पूछेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर जाके वहीं बैठना है ना। अगला डाक में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सतत विकास की देखो मान्यता कब दिया गया था। तो आप कहोगे सर मान्यता तो 1972 में मिला था। अरे भाई अभी तो बताया आपको, मान्यता 1972 में, परिभाषा 1987 में, है कि नहीं है। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए 1972 में क्या हुआ था, 1972 में यूनाइटेड नेशन ने का पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। बहुत बढ़िया है, जिसे हम कौन सा सम्मेलन बोलते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन। कब हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, बताओ जी, 1972। इसमें पहली बार विकास और पर्यावरण को एक साथ जोड़ा गया, यानी विकास को पर्यावरण के साथ ध्यान में रख के करना है, अर्थात सतत विकास की अवधारणा को मान्यता प्रदान की गई। 1987 की रिपोर्ट को 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जिसे हम ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और इसमें सतत विकास शब्द को परिभाषित किया गया। आगे देखेंगे 1992 का समय आ गया साथी, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का और सम्मेलन होने जा रहा है। ठीक है, यानी इसके माने स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल बाद कह सकते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन प्लस 20 में पृथ्वी सम्मेलन होता है, यानी रियो या फिर पृथ्वी सम्मेलन, यानी शब्द में ऐसे कहा जा सकता है अगर कहीं मिल जाए लिखा हुआ कि स्टॉकहोम सम्मेलन प्लस 20, तो इसका क्या मतलब आप समझ लेना। स्टॉकहोम सम्मेलन का हुआ 1972 और इसके 20 साल बाद यानी 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में एक सम्मेलन होता है जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इस पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार धाड़ी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के एक एक्शन प्लान ग्लोबल स्तर पे जारी किया गया साथी, जिसे हम ग्लोबल एक्शन प्लान के नाम से जानते हैं, जीईपी के नाम से जानते हैं। और इसी ग्लोबल एक्शन प्लान में एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया, एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया 1992 में। और एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अरे जब सवाल पूछता है ना, अभी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे, अभी देखिए बताते हैं। जब पेपर में एजेंडा 21 आता है ना, जलवायु परिवर्तन मार के पूरा चौपट कर देते हैं बच्चे, इसका आंसर गलत हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये कह रहा है इसको क्रम से लगाइए। अभी तो चर्चा किया, रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट कब लाया गया, याद है क्या ब्रटलैंड रिपोर्ट, आप बोलोगे हाँ सर याद तो है ही। मॉन्ट्रियल तो नहीं होगा। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये कब लाया गया था, तो ये रिपोर्ट लाया गया 1972 का। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में होता, आगे चल के इस पर हम चर्चा करेंगे। और बाकी चीजें सही हैं साथी। 1987 में ब्रटलैंड आयोग आया था रियो डी जेनेरियो में आपका, 1972 में सॉरी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 92 में हुआ था साथी। तो क्या कर रहा है, क्रम से व्यवस्थित करना, पहले कौन सा आया था, तो पहले हम लोग तो दिख रहा है साथी चौथा नंबर का, फिर उसके बाद चौथे के बाद 87 आ जाएगा कि 89 आ जाएगा, 72 के बाद 87 आएगा, 87 के बाद 89 आएगा, है ना, 89 के बाद 92 आएगा, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 4 2 3 1। ठीक है, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, देखिए इसे याद कर लीजिएगा, छोटा सा सवाल है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में आया, ब्रटलैंड आयोग का रिपोर्ट 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आया। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है,
जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं, 2015 में रखा गया था। अब कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, समझने वाली बात है भाई, कौन सा लक्ष्य नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें सब कुछ है, लेकिन ये अंतरिक्ष अनुसंधान जैसा कोई लक्ष्य नहीं है, तो इस प्रकार से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अभी हम 17 के 17 लक्ष्य आपको बताएंगे कौन कौन सा है, उसे रखना पड़ेगा। धाड़ी विकास क्या है, परिभाषा तो हमने देख लिया। सतत विकास लक्ष्य को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया था। स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुछ 17 धाड़ी विकास का लक्ष्य यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं, जिन्हें जितने भी देश हैं उनको 2030 तक प्राप्त करना है। धाड़ी विकास लक्ष्य को सबसे पहले 2012 में रियो 20 सम्मेलन, रियो 20 सम्मेलन आपको समझ में आ रहा है क्या है? स्टॉकहोम प्लस 20 में क्या हुआ आप बताओ? स्टॉकहोम सम्मेलन प्लस 20, तो आपको रियो डी जनेरियो में आया पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन आया। कब? 1972 में 20 जोड़ेंगे 1992। अगर हम कह दें कि रियो में हम 5 साल और जोड़ दें यानी रियो 50 अगर हम लिख दें यानी रियो जनेरियो के 5 साल बाद, तो 1992 5, 1997 में हुआ था रियो 50, तो सॉरी रियो प्लस 5 है कि नहीं है? अगर मैं लिख देता हूं रियो प्लस 10, समझिएगा रियो प्लस 10, तो आप क्या समझोगे? रियो प्लस 10 का मतलब 92 में 10 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 92 में 10 आप जोड़ेंगे तो 2002। समझ में आ रही है? 2002 में भी सम्मेलन होगा, अभी बताएंगे आपको, है ना। फिर 2002 में अगर हम यहाँ पे 10 और जोड़ दें यानी 1992 में हम 20 जोड़ दें रियो 20, तो 92 20 12 यानी क्या आ जाएगा? 2012। अगर हम 1992 में 50 जोड़ दें तब, तो आप कहोगे सर आ जाएगा 2022 रियो 50। रियो 50 2022 में आयोजित किया गया है रियो 50। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है जो रियो डी जनेरियो में 1992 में हुआ था उसका 50वां वर्षगांठ पूरा हो गया, तो भी हाल ही में 2022 में रियो 50 का आयोजन किया गया है। समझ रहे ना मेरी बात को? बस यही इतनी बात थी रियो वाली, है ना। देखिए ये है कुछ एसडीजी जिन्हें आपको मिलाना है, ऐसे सवाल आएगा पेपर में। अब देखिए कुल 17 लक्ष्य हैं, तो कौन कौन सा है? पहली बात तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है वह साथी है गरीबी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 1। एसडीजी 1 का है गरीबों को सभी रूप से खत्म करना है, यानी गरीबी को हटा देना है, ठीक है। गरीबी को सभी रूप से समाप्ति, तो पहले गरीबी जब घटा देंगे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा गरीबी, तो गरीबी से खत्म होगा साथी भूखमरी। दूसरा लक्ष्य सरकार ने रखा कि गरीबी के बाद हम भूखमरी को समस्त रूप से खत्म करेंगे। भूखमरी नहीं, कोई भूखा नहीं सोने पाएगा, ठीक है। अगर कोई भूखा नहीं, उसके भूख का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, यानी एसडीजी 1 गरीबी, एसडीजी 2 भूखमरी, एसडीजी 3 स्वास्थ्य एवं आरोग्यता। और इसके लिए आप जानते हैं आभा योजना, जो ABHA आभा स्कीम जो कि पीएम के द्वारा चलाया गया, बहुत ज्यादा आयुष्मान भारत, ठीक है, जो कार्ड बना है आयुष्मान कार्ड, वो बहुत हेल्पफुल कर रहा है। तो स्वास्थ्य यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, एसडीजी 3। जब लोग स्वस्थ हो जाएंगे तब हम इनको क्या देंगे? इनके बच्चों को शिक्षा देंगे। 4 पे क्या है? शिक्षा। तो भैया 1 से लेकर 4 तक आपको याद हो जाएगा क्या? गरीबी, भूखमरी, हेल्थ, एजुकेशन। गरीबी, भूखमरी, हेल्थ, एजुकेशन, 4 तक आपको याद हो गया क्या? गरीबी, भूखमरी, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। ये सब जब हम कर लेंगे, जब बच्चा पढ़ लिख लेगा तो उसे एक चीज याद आएगा और वह होगा, फिर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, लैंगिक असमानता को खत्म करेंगे, यानी लैंगिक समानता लाएंगे। लैंगिक समानता, इसके लिए हम 3 लोगों को ध्यान में रखेंगे, मेल को, फीमेल को, और हमारी जो ट्रांसजेंडर होती हैं, और एक जाति होती है LBQT, पता नहीं क्या होता है, लेस्बियन जो होते हैं वो सब।
तो ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो लैंगिक समानता वाली बात ये 5वें में किया गया। कितनी अच्छी बात है, सरकार ने सोचिए 1 से लेकर के 5 तक आप मेरे साथ बताइए, सबसे पहले आप क्या खत्म करेंगे? तो आप बताओगे सबसे पहले सर गरीबी मिटाएंगे। गरीबी जब मिटेगा तो लोग को भूखमरी मर जाएगी, भूखमरी मिट जाएगा। भूखमरी के बाद हम लोगों के स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को एजुकेशन देंगे, फिर 5वें नंबर हम क्या देंगे? समानता लाएंगे। क्या ये 5 याद हो गया आपको? कहीं दिख रहा है क्या? 5वां दिख रहा हो? समानता, लैंगिक समानता लाएंगे। चौथे में शिक्षा देंगे, हाँ, सी का तीसरा, डी का चौथा, सी का तीसरा, डी का चौथा, दोनों विकल्प में अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम चले आते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम जानते हैं कि ज्यादातर बीमारी पानी से होता है। ठीक है, तो हम 3 चीजों पे काम करेंगे। कौन कौन से? पहले तो हम लोगों को वाटर देंगे, अच्छा पानी देंगे, तो 6वें नंबर पे हम उन्हें स्वच्छ जल और स्वच्छता देंगे। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आजकल गैस की बड़ी दिक्कत आ रही है, लोग पानी तो मिल जाएगा, खाना कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए हम उन्हें ऊर्जा देंगे, यानी किफायती और स्वच्छ ऊर्जा देंगे। क्या 6-7 तक आपको समझ में आ गई है ना? फिर उसके बाद हम क्या देंगे? फिर उनके बाद हम थोड़ा सा उनके लिए उनको काम देंगे, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे। ये थोड़ा अलग हो जाएगा। तो 8वां, पहली बात तो क्वेश्चन क्लियर करिए। तो 6वें नंबर पे हम क्या उन्हें देंगे? वाटर देंगे, स्वच्छ जल देंगे, यानी ए का पहला। अब ये नहीं हो सकता, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, गरीबी समाप्त करेंगे, पहला, भूखमरी समाप्त करेंगे, दूसरा, स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे, तीसरा, शिक्षा देंगे, 4, लैंगिक समानता सही करेंगे, 5, स्वच्छ जल देंगे, 6, किफायती ऊर्जा देंगे, 7। ये 7 तो बिल्कुल याद हो गया। अब हम आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बुनियादी ढांचा, नवाचार और उद्योग, इस पर ध्यान देंगे। देखो ये दोनों कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़े हुए लग रहे हैं, एकदम साफ साफ। तो 8 और 9 का संबंध मानव जीवन से है, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे हम लोग चाहते हैं। ऐसे ये लोग तो नॉर्मली सबसे संबंधित है, पर ये सब थोड़ा सा इकोनॉमी की भाषा आ जाती है। तो 8 और 9 को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 8 में हम आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे, 9 में हम उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे की बात करेंगे। अब मुझे बताओ 7 में क्या दिए थे? ऊर्जा दिए थे ना। 9 में हम आर्थिक वृद्धि की बात किए थे ना, लेकिन यहाँ पे जलवायु पूछ रहा है, तो ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते। अब बचा 10 और 13। 9 में हमने क्या दिया था आपको याद होगा? हमने कहा था कि 8 तक, हमने 9 तक, 9 में आपको बताया कि बुनियादी ढांचा देंगे, नवाचार देंगे, उद्योग देंगे। 10 में क्या देंगे? इनइक्वालिटी को कम करेंगे। जहां पे आपने देखा था कि लैंगिक समानता की बात हो रही है, यहां पर बात करेंगे 10 में इनइक्वालिटी को कम करेंगे, यानी असमानताओं को कम करेंगे, असमानताओं को कम करेंगे। ये हम 10वें में करेंगे। 11 में हम क्या करेंगे? सामुदायिक विकास की बात करते हैं, सामुदायिक विकास। ठीक है, यहां लिखा होगा, इसका जवाब हो जाएगा साथी 13। यहाँ पे जलवायु कार्यवाही पर ध्यान रखना होगा। देखिए, असमानताओं में कम करना है, धाड़ी, शहरी और सामुदायिक विकास करना है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, ये भी इकोनॉमी का शब्द है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवन, सागर में भी ध्यान रखना है, स्थलीय जीवन को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 16-17 शांति, न्याय, सशक्त संस्थाओं पर ध्यान रखेंगे। तो भारत की संस्थाएं सशक्त तो है ही नहीं है, बाकी मोदी जी वैश्विक स्तर पर शांति और न्याय की बात बार बार कर रहे हैं। लक्ष्यों के लिए भागीदारी को बढ़ावा देंगे, 17 में दिया हुआ है। तो प्लीज 3-4 बार आप लोग रिवीजन करिएगा, चीजें याद हो जाएंगी साथियों। साथ में अगर आप हमारी ये लेखपाल वाला जो ग्रुप चल रहा है और बीओ तक ये साथी चलेगा, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, सर लेखपाल में ज्वाइन करिएगा, 8881716810 पे। ठीक है, अभी इसकी फीस बहुत कम रखी गई है। इसमें आपको जितने भी क्लासेज हमारे हो रहे हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जिसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप इसे अच्छे से प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। 8881716810 पे व्हाट्सएप करिए। लेखपाल और बीओ दोनों के लिए यही चार्जेज है, अलग से कोई फीस नहीं देना है। अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़ करके हो सकती है। तो ये इसकी फीस आती है। ये फीस काफी महंगी थी, पर इसको हमने कम किया हुआ अभी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें एडमिशन ओपन हो गया, अभी तक एडमिशन हम नहीं करते, पर इसमें अब एडमिशन ओपन हो गया, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 8881716810 ये लिमिटेड है। जैसे हमारे पास 500 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, हम ये फीस जो है साथी बढ़ा देंगे, उसको आगे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग को नहीं जोड़ना है, कम बच्चे जोड़ेंगे तो हम भी उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन रख पाएंगे। ठीक है, अगला
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, कौन से देश ने कितना प्रोग्रेस किया है 17 लक्ष्य को लेकर के, इसको लेकर के ये सूचकांक जारी किया जाता है। साथ ही जो यूनाइटेड नेशन का यानी संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल नेटवर्क, ठीक है, सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। और इस बार एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत जो है वो 99 स्थान पे है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, तो इसे जारी किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। 2015 में पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि अब इस रिपोर्ट का यह 10वां संस्करण है। कौन सा? 10वां संस्करण है साहब। भारत की रैंकिंग 167 देशों में 99 है। भारत की रैंकिंग 2023 में 112वीं थी, 24 में 109 थी, 25 में 99 है, जो सतत विकास लक्ष्य में भारत की प्रगति के सुधारात्मक पहलू को दर्शाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इस रिपोर्ट में क्या होता है ना, स्कोर दिया जाता है, मतलब रैंक दिया जाता है। अगर कोई देश मान लीजिए 0 से लेकर के 100 तक रैंक रहता है, अगर कोई देश है वो देश 1 रैंक पाता है, तो इसका मतलब है, ठीक है, इस देश ने कोई प्रगति नहीं करी है। यानी अगर 0 रैंक पाता है तो कोई प्रगति नहीं करी है, 1 पाता है तो मतलब कुछ प्रगति की हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, मतलब कि अगर बढ़ता जा रहा है ऐसे, ठीक, तो ये स्कोर जाएगा जब बढ़ता, तो वो विकास नहीं करेगा। पहले भारत में क्या था? पहले भारत हमारा 100 में नहीं आता था। 2023 में भारत की रैंकिंग 112वीं थी, अच्छी हालत नहीं थी। फिर धीरे धीरे हम टॉप 100 में आने लगे, और इस बार आप रिपोर्ट में देखेंगे तो हम अब उन 100 देशों में आ गए हैं जो एसडीजी गोल को प्राप्त करें। तो भारत की रैंकिंग कहीं ना कहीं अच्छी बनती जा रही है। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, समझिएगा कि हम एसडीजी गोल को प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट में शीर्ष पर 3 देश हैं, जैसे ये तीनों के तीनों नार्डिक देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। ये 3 देश साथी क्रमानुसार शीर्ष पर हैं, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्थान है? हमारे यहाँ भारत में एसडीजी को कौन देखता है? तो भारत में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा नीति आयोग है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखता है। ठीक है, तो एसडीजी और एक डैशबोर्ड नामक रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। आगे चल के हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही सतत विकास लक्ष्य भारत और डैशबोर्ड, उस पर चर्चा करेंगे जो कि 2021 में जारी किया गया था। तो नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। अगला, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद है पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ पे हुआ था? रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो। कहाँ पे? रियो डी जनेरियो में हुआ था। जवाब हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। कब हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन? तो आप बोलोगे सर 1992 में। ठीक है, वर्ष 1992 में वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की स्थापना कब की गई थी? तब बताओ 1992। वैश्विक पर्यावरण सुविधा कहा जाए तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। याद रखना, ये सवाल पेपर में आया हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को लेकर के। ठीक है, आईएएस में भी सवाल इस पर बना हुआ है। अगला, ध्यान रखिए, पर्यावरण पर आयोजित किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन, कब किया गया था आपको याद है? अभी बताएंगे, बताया तो है ऊपर। इसके संदर्भ में कारक पढ़ो। यह सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया का पहला वैश्विक सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख मुद्दा बनाया गया। सही है। सम्मेलन का आयोजन 5 से 16 सितंबर 1972, सितंबर में नहीं हुआ था ये चीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जून में किया गया था ये चीज, है ना। 5 से 16 सितंबर, 5 से 16 जून 1972 में हुआ था। ये जून होगा, यहाँ पे गलत है। जून 1972 में स्टॉकहोम में किया गया था, तो ये वाला पॉइंट गलत है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था, ये पॉइंट भी सही, 1 और 3 दोनों सही था। यहाँ पे बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, है ना, बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था पहली बार, जैसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन बोलेंगे, 5 से 16 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में। यह सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया का पहला प्रमुख वैश्विक सम्मेलन था। इसमें पर्यावरण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाया गया था। सम्मेलन का मुख्य थीम है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। सम्मेलन के दौरान पर्यावरण और विकास से संबंधित 26 सिद्धांतों की घोषणा की गई थी। साथ ही 109 सिफारिशों वाला कार्य योजना यानी एक्शन प्लान की भी घोषणा की गई थी।
सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की भी स्थापना की गई है 1972 में ही 1972 में। इस सम्मेलन के दौरान से ही हम लोग 5 जून को अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो इसकी शुरुआती कब हुई है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की, तो जवाब होगा 1972 1972 अगला। रियो शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 अपनाया गया था, ये किससे संबंधित है, तो एजेंडा 21 किससे संबंधित था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। लोग इसको मार किया जाते हैं पर्यावरण से या ओजोन से, कुछ उल्टा सीधा मार किया जाता है, गलत हो जाएगा। सी करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। रियो शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ पे 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। शिखर सम्मेलन इसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं और इस सम्मेलन के दौरान धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया था जिसे हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। जैसे 17 लक्ष्य एसडीजी का है वैसे ये भी था। एजेंडा 21 धारणीय या सतत विकास के लिए एक एक्शन प्लान है, ध्यान रखेंगे। एजेंडा 21 की समीक्षा के लिए 5 वर्ष बाद आप जानते हैं पृथ्वी या रियो सम्मेलन 5 का आयोजन किया गया 1997 में। तो ये कभी कोई पूछता है कि 1997 में जो ये रियो +5 हुआ कहाँ पे किया गया, तो ध्यान रखेंगे साथी ये एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए किया जाता है रियो में, ठीक है। इस प्रकार रियो +10 ये जोहान्सबर्ग में हुआ, रियो +20 2012 में होता है और स्टॉकहोम 50 ये 2022 में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये सवाल है कि पृथ्वी सम्मेलन पर रियो +5 कब हुआ, तो +5 कब होता है 92 5 97 1997 में इसका आयोजन किया गया। और आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया जाता है 23 से 27 जून 1997 में। और यह बैठक साथी एजेंडा 21 को लागू करने के लिए उसकी दिशा में उठाए गए कदमों को लेकर के किया गया था, ठीक है। रियो +20 का घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो अब देखिए रियो +20, कल हम लोग रियो 50 में क्या हुआ वो सब डिस्कस करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रियो +20 का जो घोषणा पत्र है वह पूछ रहा है क्या था आखिर में इसमें घोषणा पत्र, तो द फ्यूचर वी वांट, एक ऐसा भविष्य जो हम चाहते हैं, द फ्यूचर वी वांट, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी पहला जवाब, ठीक है। ध्यान रखेंगे रियो +20 कब होगा, तो ये होगा 2012 में। कब होगा 2012 में। और इस समय ही आप जानते हैं जो हमारा एसडीजी है ना, सतत विकास लक्ष्य, ये शुरुआत नींव पड़ गई थी। हालांकि इसके 3 साल बाद 2015 में एसडीजी गोल जारी किया गया और 2015 से एसडीजी पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए प्रतिवर्ष एसडीजी रिपोर्ट भी जारी किया जा रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इंडेक्स भी जारी किया जा रहा है 2015 से। इस यही कारण है कि 2015 से 2025 में यानी 10 सालों में इसका 10वां संस्करण था जो भी इस साल जारी किया गया 2025 में, ठीक है। रियो 20 सम्मेलन हुआ 13 से 22 जून 2012 तक, स्थान था रियो डी जनेरियो ब्राजील में। सम्मेलन का जो शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट है और यह एक गैर बाध्यकारी दस्तावेज है, यानी जो भी बातें इसमें लिखी गई हैं उसको मानने के लिए कोई भी देश बाध्यकारी नहीं है। अगर वो फॉलो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। दस्तावेज में गरीबी उन्मूलन को सतत विकास का सबसे बड़ा चुनौती माना गया। कहा गया कि यार गरीबी को खत्म करना है, हर रूप से खत्म करना है, प्रत्येक स्तर पे खत्म करना है, ठीक है। इसी सम्मेलन के दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की नींव पड़ती है जो कि 2015 में अपनाया जाता है। सम्मेलन के दौरान हमारे भारत से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इनके द्वारा ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। तो भारत की तरफ से याद रखेंगे उस समय प्रधानमंत्री हैं श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा और इनके द्वारा ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था साथी, ठीक है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ। कल हम आगे मिलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और इससे बनने वाले अन्य सवाल पर। जय हिंद।